नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं धर्मेंद्र कुमार सरोज आपके अपने चैनल जेके स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगा और इसमें आपको पहला चैप्टर जो कि प्रकाश का परावर्तन है, इसी के बारे में हम आपको जानकारी देंगे और आप कापी कलम लेकर बैठिएगा। और साथ ही में प्यारे बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और साथ ही शेयर भी करें। तो ये आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले हम प्रकाश के बारे में कुछ न कुछ जानकारी लेते हैं कि प्रकाश होता क्या है। देखिए, यहाँ पर आप लोगों ने बनाया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्र को ज्ञान कराती है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश। जिसे प्यारे बच्चों, इसमें हम टेबल बना सकते हैं कि इसमें 3 पॉइंट्स है। एक है आपकी ऊर्जा और एक है नेत्र और एक है ज्ञान। ये 3 चीज़ आप क्लियर कर लीजिए कि परिभाषा आपकी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्र को ज्ञान कराती है। अब रही बात ज्ञान कराने की, तो मान चलिए ये कोई कमरा है और मैंने इसमें एक बल्ब लगा दिया है। जब मैं स्विच ऑन करूँगा तभी बल्ब जलेगा, और जब बल्ब जलेगा तो मैं किसी वस्तु को आसानी से इस प्रकाश के कारण देख सकूँगा। यदि बल्ब बुझा दिया जाए बच्चों, तो हम किसी भी वस्तु को आसानी से नहीं देख सकते, हमको अंधेरा सा दिखाई देगा। और जब इसी बल्ब को पुनः जला देंगे तो हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। तो आपको समझ में आई बात कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे नेत्र को ज्ञान कराती है। अब अगली हेडिंग आपकी है कि प्रकाश किरणों के गुण, यानी प्रकाश किरणों का गुण क्या होता है। अब हम इसको खूब बढ़िया से समझेंगे कि प्रकाश किरणों के गुण होते क्या। इसके गुण निम्नवत होते हैं। पहला, प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करती है। इस तरीके से प्रकाश एक सीधी रेखा में क्या करती है बेटा? गति करती है। और इस प्रकाश की चाल क्या होती है? दूसरा का नियम क्या है या दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रकाश की चाल बेटा होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और बेटा ये ठोस के तलों पर, अगला पॉइंट, ये ठोस के तलों पे क्या होता है? परावर्तन होता है। ठोस के तलों पे परावर्तन का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा आप इसको समझेंगे। आप जिसे मान चलिए मैं कोई ठोस दर्पण लिया, मतलब जैसे ठोस में एक दर्पण भी आता है, समतल दर्पण। तो प्रकाश सूर्य से इस तरीके से निकलता है और इधर को ऐसे हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। मतलब जैसे आप छोटे रहे होंगे तो ये आप ध्यान दीजिए कि जब आप छोटी कक्षाओं में पढ़ते होंगे तो आप दर्पण का प्रयोग दर्पण मतलब एक शीशे का प्रयोग करते हैं। तो सूर्य के सामने जब आप लाते हो, दर्पण के लाते थे, तो सूर्य का प्रकाश उस दर्पण पे पड़ने के बाद सीधा दीवार में लगती थी, यानी इधर से आती थी और इधर को चली जाती थी। दीवार पे इस तरीके से ऐसे परछाई बनती थी। तो यानी ये ठोस के तलों पे क्या होता है बेटा? परावर्तन। अब ठोस का तल, ठोस कुछ भी हो सकता है, जैसे स्टील भी हो सकता है, स्टील पे भी परावर्तन होता है। चलिए ठीक है, समझ में आई बात बेटा। अगली पॉइंट है इसका तरंग दैर्घ्य, यानी किरणों का तरंग, प्रकाश किरणों का तरंग दैर्घ्य क्या होता है बेटा? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम। थोड़ा सा बेटा इसको समझिएगा। आपके कक्षा और 10 में ये ऑप्शन में आपको पूछता है, यदि एंगस्ट्रॉम में पूछा जाए प्रकाश का तरंग दैर्घ्य तो आपको ये मिल जाएगा 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम। यदि यही तरंग दैर्घ्य आपको मीटर में पूछा जाए तो क्या होगा, या सेंटीमीटर में पूछा जाए तो क्या होगा। चलिए इसको हम हल करते हैं। एक मैं हल करूँगा और एक आप लोगों के लिए छोड़ दूँगा, आप लोग हल करिएगा। ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसको समझाऊँगा दोबारा। चलिए देखते हैं। देखिए 3900 एंगस्ट्रॉम, ठीक है बेटा, 3900 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि एक
एंगस्ट्रॉम में 10 की घात -10 मीटर होता है। ठीक है बेटा, इसको आप कक्षा 9वीं में पढ़े होंगे। तो अब जहाँ एंगस्ट्रॉम है वहाँ मैं ये वैल्यूएशन रख सकता हूँ। तो चलिए यहाँ रखते हैं 3900 एंगस्ट्रॉम है बेटा, तो हम एंगस्ट्रॉम के स्थान पे यही रखते हैं। तो 3900 गुणे 10 की घात -10 मीटर। अच्छा चलिए, इसको हम लिख सकते हैं बेटा 39, 1 2 जीरो है, हम इसको लिख सकते हैं 10 की घात 2 गुणे 10 की घात -10 मीटर। अब इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 39 गुणे, ये देखिए आपने कक्षा 7 में पढ़ा होगा a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n, ये आपने पढ़ा है। तो ये देखिए इसका आधार जो है समान है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात तो -10 की घात 10 की घात -2, सॉरी 10 की घात 2 और 10 की घात -2, ये बेटा किस में आ गया हमारा मीटर में। अच्छा, तो इसको हम लिख सकते हैं 39 गुणे 10 की घात, अब 10 में से 2 गया -8, क्यों -8 हुआ, क्योंकि जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह हम लिखते हैं। ये बेटा मीटर में आ गया, लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.9 गुणे 10 की घात -7 मीटर। क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे तो घात हमेशा एक कम हो जाएगी, तो ये मीटर में आ गया। यानी अगर कोई पूछे आपको प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मीटर में कितना हो, तो आप लोग बता सकते हो कि 3.9 गुणे 10 की घात -7 मीटर होती है। कितना होता है बेटा 3.9 गुणे 10 की घात -7 मीटर। अब यहीं से थोड़ा एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं कि मान के चलिए ये 3.9 गुणे 10 की घात -7 मीटर आ गया, तो मीटर में हमने देख लिया। अब हमको मान चलिए सेंटीमीटर में देखना हो, तो अगर सेंटीमीटर में देखना तो अब ये भी हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है बेटा 100 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, चलिए इसको हम लिख सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 1 2 जीरो है ना बेटा, इसको हम लिख सकते 10 की घात 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बेटा सेंटीमीटर में आ गया आपका। चलिए अब थोड़ा सा समझिए, अब मीटर के स्थान पर हम इतना तो रख ही सकते हैं, ये हो जाएगा 39 गुणे 10 की घात 3.9 गुणे 10 की घात -7 मीटर है ना बेटा। अब यहाँ से हल करते हैं हम, गुणे 10 की घात -7 मीटर के स्थान पर हमको यही रखना है, गुणे 10 की घात 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अच्छा, 3.9 गुणे 10 की घात -7, अब फिर वही नियम ए की पावर m ए की पावर n वाला। चलिए बेटा, तो ये 7 है -7 है और ये क्या है 2 है, यहाँ हम लिख सकते हैं +2 क्या सेंटीमीटर। ठीक है, सेमी लिख दे रहे हैं, सेमी का मतलब आप लोग समझते हैं। ये हो जाएगा 3.9 गुणे 10 की घात क्या हुआ बेटा -5 सेमी। चलिए हमको दोनों पता चल गया। अगर प्रकाश का तरंग दैर्ध्य आपको एंगस्ट्रॉम में पूछे, ये 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम होगा। अगर मीटर में पूछे बेटा तो 3.9 गुणे 10 की घात -7 मीटर होगा। अगर सेंटीमीटर में पूछे तो क्या होगा बेटा 3.9 गुणे 10 की घात -5 सेमी। अब ऐसे जब आप ये वाला हल करोगे 7800 एंगस्ट्रॉम, तो यह क्या आएगा 7.8 यानी गुणे 10 की घात क्या आएगा बेटा -7 मीटर, ये वाला, और ये मीटर में आ जाएगा। और सेंटीमीटर में क्या आएगा बेटा ये वाला आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आप इसको हल कर लीजिए। ना समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर करिएगा, पुनः आप लोगों को खूब बढ़िया से हम समझाएंगे। चलिए, ये आपको समझ में आ गया, यकीन करता हूँ कि आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आएगा। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बच्चे वैसे भी बहुत अच्छे हैं। अगली परिभाषा है प्रदीप्त। देखिए, प्रदीप्त को हम दीप्त भी कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है आपकी,
जैसे कि वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश हो, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? प्रदीप्त वस्तु। जैसे मोमबत्ती हुई, क्या हुआ बेटा? जैसे मोमबत्ती हुई, सूर्य हुआ, लालटेन हुआ, लाइट हुआ, इनमें अपना प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है। ये किसी और के प्रकाश से ऊर्जा नहीं देते हैं। तो यानी यहाँ पर मोमबत्ती, सूर्य, लालटेन आपके ऐज हो गए, जैसे हो गए, यानी जिनमें स्वयं का प्रकाश हो बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। अब जैसे मोमबत्ती, सूर्य, लालटेन मैंने आपको बताया। अब हम दूसरी हेडिंग देखते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। कि वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश न हो, उसे अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे चंद्रमा, हीरा इत्यादि। देखिए बेटा, परिभाषा सीरियल बाय सीरियल, ताकि आप लोगों को खूब बढ़िया से याद भी हो जाए। इसमें देखिए, स्वयं का प्रकाश एक पॉइंट बनता है ना बेटा। प्रदीप्त में, दीप्त में क्या होगा? दीप्त में कि स्वयं, यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, स्वयं का प्रकाश हो, है ना बेटा। अगर स्वयं का प्रकाश हो तो हम प्रदीप्त कहेंगे। अगर स्वयं का प्रकाश ना हो, यानी स्वयं का प्रकाश ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अप्रदीप्त। एक वर्ड की डिफरेंस है, सिर्फ स्वयं का हो प्रदीप्त कहलाएगी, और स्वयं का ना हो अप्रदीप्त कहलाएगी। जैसे मैंने कहा कि लालटेन और सूर्य, ये सब प्रदीप्त के हो गए, क्योंकि इनमें भाई स्वयं का प्रकाश होता है। लेकिन बेटा, चंद्रमा और हीरा, चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा में जो होता है बेटा जी, वो सूर्य की किरणों को क्या करता है? अवशोषित किया रहता है। वही रात में क्या होता है बेटा? बिखेरता है। और वही क्रिया क्या करता है? वही क्रिया आपको क्या करता है? हीरा भी करता है। तो ये आप लोग समझ लीजिए, अप्रदीप्त तो जिसमें अपना प्रकाश ना हो या स्वयं का प्रकाश ना हो, उसे अप्रदीप्त कहते हैं। और जिसमें जिसमें स्वयं का प्रकाश हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। ये दोनों हेडिंग क्लियर है आपकी, याद करने में भी आपको आसानी मिलेगी। अब अगली नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं बेटा, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? इसको हमको बढ़िया से समझते हैं कि प्रकाशिक माध्यम वे वस्तु जिनमें से प्रकाश गति कर सके, जिनमें से प्रकाश गति कर सके, उसे बेटा हम क्या कहेंगे? प्रकाशिक माध्यम। मान चलिए ये कोई वस्तु है, मैंने रखा, तो अगर इस तरीके से प्रकाश आर पार हो जा रही है, यानी इस वस्तु में से क्या कर रही? प्रकाश बेटा गति कर रही, इसे हम क्या कहेंगे? प्रकाशिक माध्यम। जिनमें से प्रकाश क्या कर सके? गति कर सके, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? प्रकाशिक माध्यम। ये 3 प्रकार की होती हैं। ये कितने प्रकार की होती है बेटा? 3 प्रकार की। एक होता है पारदर्शक, दूसरा अपारदर्शक, और तीसरा होता है बेटा पारभाषक। अगले क्लास में मैं आपको यही पढ़ाऊंगा, और आशा करता हूँ कि जितनी परिभाषाएं आपको बताई गई हैं वो आपको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। और एक आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समयों में जब आपकी परीक्षा नज़दीक है तो आपको तैयारी करने में बहुत ये बेटर होगी ये नोट्स जो है, और इसमें आपको 100% नंबर मिलेंगे। और आप यकीनन मानिए कि अगर आप पढ़ लेंगे इसको बढ़िया से, खूब मन से, तो आपका मान चलिए 90 प्लस ही नंबर आएगा। तो आपको तैयारी करना है खूब बढ़िया से। और मैं आपसे यह आग्रह करूँगा बेटा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक भी करें, बेल आइकन की घंटी भी बजाएं, और प्लस शेयर भी इसको करिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आपका आज का क्लास बढ़िया रहा होगा, और मैं ये माता सरस्वती जी से यह आग्रह करूँगा, आप सभी बच्चों का जीवन उज्जवलमय हो और आप अच्छे पोस्ट पे जाए, यही मेरी कामना रही। धन्यवाद।